जो लास्ट क्लास में फॉर्मूले वगैरह बताए थे याद है, साइन 2 थीटा का क्या था फॉर्मूला बताऊं? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सही है? यस। ठीक है, तो आज कॉपी में डाल दो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ और ये पैरेललोग्राम लॉ सेम होंगे? सिमिलर होते हैं, बताता हूँ सिमिलर होते हैं, क्या फर्क होता है देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बताओ सबको वेक्टर ए दिख रहा है? यस। वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? एरो से। एरो की टेल दिख रही है? टेल का मतलब क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा है सबको? यस। हेड का मतलब क्या है? एंड पॉइंट। ठीक, अब बहुत ध्यान से देखना, क्या सबको वेक्टर बी दिख रहा है? यस सर। ठीक है, क्या खास बात है? इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम है। दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम। या कह सकते हो टेल ऑफ ए और टेल ऑफ बी एक ही जगह से स्टार्ट हो रहा है क्या? यस। क्या? हाँ, क्या थीटा दिख रहा है सबको? यस। ठीक है ना? थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड इट इज इंटीरियर एंगल। ठीक है ना? अब पैरेललोग्राम हम लोग कैसे बनाते थे? यस सर। सही बात है ना, ऐसे बनाते थे नहीं बनाते थे? ए के पैरेलल ड्रॉ कर दिया और बी के पैरेलल ड्रॉ कर दिया, सही है? यस सर। क्या इस पैरेललोग्राम का कोई डायगोनल बनेगा ये? सही। इंपॉर्टेंट बात है, जहां से ए स्टार्ट हुआ है क्या वहीं से बी स्टार्ट हुआ है? और वहीं से हमारा डायगोनल भी स्टार्ट हुआ है। तो जो हमारा डायगोनल है ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। किस चीज का रिजल्टेंट है? ए और बी का। तो ये तो ट्रायंगल ही हाँ, सिमिलर ही होता है, मैंने बोला था बिल्कुल सिमिलर है। बिल्कुल सिमिलर नहीं, थोड़ा सा फर्क है। ट्रायंगल लॉ में क्या होता है? ए के हेड पर बी की टेल थी, मतलब डायग्राम, बस डायग्राम का ही फर्क है, फॉर्मूला तो सेम ही फॉर्मूला तो सेम ही होगा। सर। थीटा तो डिवाइड हो जाएगा ना दो में। देखते जाओ, ट्रायंगल लॉ में मैंने क्या बोला था? ए के हेड पर बी की टेल, और ये हमारा कौन था? रिजल्टेंट, है ना? हाँ। ठीक है, और पैरेललोग्राम में मैंने बहुत क्लियरली क्या बोला? ए बी और आर तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है क्या? यस सर सेम। देख लो ध्यान से। हाँ। ठीक है, अगर तुम कहते हो कि भाई जो ये डायगोनल है मैग्नीट्यूड है, वो कैसे निकालोगे? तो इसका फॉर्मूला मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, सही है? यस सर। जो ये रिजल्टेंट है क्या ये वेक्टर ए के साथ कुछ एंगल बना रहा है? अल्फा। अल्फा। तो इसका फॉर्मूला है tan अल्फा इज इक्वल टू, याद रखना है हमें, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। cos थीटा, सही है? यस सर। ठीक है, अब अगर तुम कहते हो कि सर मुझे बीटा बताओ, डायग्राम में बीटा दिख रहा है, ये भी सेम ही होगा। तो क्या बीटा को मैं थीटा माइनस अल्फा कह सकता हूँ? यस सर। डायग्राम को ध्यान से देखो, हाँ। अल्फा किसके बीच में एंगल है? वेरी गुड, वेक्टर आर एंड ए के बीच वाले एंगल को हम क्या बोल रहे हैं? अल्फा। बीटा कौन है? वेक्टर आर एंड बी के बीच का एंगल। देखो ध्यान से, सही बात है ना? आर और बी के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं? बीटा। आर और बी दिख रहा है? अल्फा कौन है? वेक्टर आर और वेक्टर ए के बीच में, ठीक है ना? अभी हम ट्रायंगल लॉ की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? पैरेललोग्राम लॉ। तो क्या मैंने बोला कि ऑलमोस्ट सिमिलर ही चलता है, ठीक है ना? अगर ये समझ में आता हो तो मैं कुछ आगे बताऊं। सबको यहाँ तक की बात समझ में आई? यस सर। ठीक है बेटा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पिछली क्लास देखो, उसकी रिकॉर्डिंग चेक करो। सर मेरे को कुछ पूछना था। हाँ बेटा पूछो। सर इसमें मतलब थीटा इंटीरियर एंगल होता है पैरेललोग्राम लॉ में? हाँ यही तो फर्क है। फिर से मैं बोलता हूँ, जब पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो देखो मैं क्लियरली ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या ए और बी का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है? ठीक है, एंड थीटा कौन सा एंगल है? इंटीरियर एंगल। यस सर। और मैंने क्या लिखा है? टेल ऑफ ए कोइंसाइड विथ टेल ऑफ बी, सही है? यस सर।
सर ये डॉटेड लाइन से ही होगा। नहीं नहीं ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो। ये कह रहे हो ना? यस सर। हाँ बना दो। नॉर्मली जैसे पैराग्राफ बनता है, अच्छा कॉम्पिटिटिव में कहीं कहाँ कुछ बनाता है, क्वेश्चन आया सॉल्व कर आंसर टिक कर आगे बढ़े, सही बात बोल रहा हूँ? तो वहाँ ज्यादा बहुत ज्यादा ये सब मतलब नहीं होता, क्या है क्वेश्चन आया सॉल्व करो आगे बढ़ो। चलो मैंने ऐसा बना दिया, ठीक। तो ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑलमोस्ट सेम है क्या? यस सर। एक बात और नोटिस करो, क्या मैंने लिखा है ए और बी को इंटरचेंज कर दूं, ठीक है। इसका मतलब अगर तुम tan अल्फा की जगह क्या लिखना चाहते हो tan बीटा, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस, ठीक है। सर हमने थीटा माइनस अल्फा को लिखा। दोनों तरीके से ही है। इसका मतलब मैं कहना चाहूँ थीटा माइनस अल्फा कब लगाएंगे, जब अल्फा पता हो। अब अल्फा भी नहीं पता तो फिर सीधा tan बीटा लगा देना। अभी क्वेश्चन कराऊंगा क्लियर होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले मैं चाहता हूँ ये फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो। रिजल्टेंट का फॉर्मूला है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। tan अल्फा का फॉर्मूला है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। एंड tan बीटा होता है a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा। तो इसका अंदर जो लास्ट वाला फॉर्मूला है क्वेश्चन 3, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें क्वेश्चन 2 याद है तो बस मैंने कहा था b को क्या लिख दो a, और a को क्या लिख दो b। सॉरी लाइट नॉट वर्किंग राइट। आप बेटा पीछे बैठो, वहां पे कंफर्टेबल लगेगा। गर्मी कैसी लग रही है ना बेटा, पीछे बैठो। ठीक है, आप क्वेश्चन ट्राई करें। देखो मैं क्वेश्चन देता हूँ, उससे पहले मैं तुम्हारे दिमाग में फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। दो डायग्राम बनाऊंगा, ध्यान से देखना। क्या सबको वेक्टर ए दिख रहा है? यस सर। क्या वेक्टर बी दिख रहा है? यस सर। क्या थीटा दिख रहा है? तो जब हेड पर टेल होगी तो थीटा कौन सा है? एक्सटीरियर, ठीक। यस। अगर टेल पर टेल है तब कौन सा एंगल है? इंटीरियर। अच्छा बाई चांस ऐसा भी आ सकता है क्या एग्जाम में, हेड पर हेड नहीं सर। आ सकता है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना, इस बी को तुम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, मतलब थोड़ा आगे पुश कर सकते हो। नोटिस करा सबने? यस सर। देखो ध्यान से, क्या मैंने बी को पुश करके आगे भेज दिया है। अब थीटा एंगल दिख रहा है कौन सा है? एक्सटीरियर एंगल ही होगा। देखो ध्यान से मैंने क्या बात बोली, इंटीरियर ध्यान देना जरूरी है। फिगर 1 में मैंने क्या सिखाया, एक्सटीरियर। थीटा इज एक्सटीरियर। फिगर 2 में मैंने क्या सिखाया, इंटीरियर। टेल पे टेल होगी। तो फिगर 3 में क्या सिखाया, अगर हेड पर हेड है तो क्या थीटा इंटीरियर भी हो सकता है। यस सर। देखो देखो ध्यान से, फिगर 3 और फिगर 4 को देखो ध्यान से। फिगर 3 में मैंने बोला वेक्टर बी को हम पैरेलली आगे पुश कर सकते हैं, तो क्या मैंने बी को पुश कर दिया, तो अब क्या ए के हेड पर बी की टेल आ गई है। फिगर 3 देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ,
देखो सर ये तो फिर दोनों ही बनाएगा ना। हाँ, मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट बात है क्या? अगर तुमने बी को पुश कर दिया है तो क्या वो ट्रायंगल लॉ बन गया है? है ना? अगर तुमने बी को पुश कर दिया, फिगर 3 में देखो, तो क्या अगर पुश करने पर 1 और अगर मैं 1 और 3 को देख रहा हूं तो मुझे क्या दिख रहा है? अगर मैं 1 और 3 को देख रहा हूं तो क्या मुझे ट्रायंगल दिख रहा है? और 1 और 2 को देख रहा हूं तब वो थीटा है, कौन सा एंगल है? इंटीरियर। देख लो भाई ध्यान से। हाँ, एक ही बात है, कोई फर्क थोड़ी नहीं, फार्मूला भी तो सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। चलो मैं क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई करो, उससे आइडिया लगेगा। फर्स्ट वेक्टर मेरा कितना है? 10। ठीक। सेकेंड वेक्टर मेरा कितना है? 10। और इनके बीच का एंगल कितना है? 60। तो जो इनका रिजल्टेंट बनने वाला है R, मुझे उसका मैग्नीट्यूड बताओ और अल्फा बताओ एंड बीटा बताओ। √10√3 10√3 आ सकता है, बहुत बढ़िया। बढ़िया, परफेक्ट है। सर बीटा भी 1/√3 क्या है? नहीं, 10 अल्फा 1/√3 आया ना। तो सर बी और ए की तो वैल्यू सेम ही है। नहीं, पहले ये बात, 10 अल्फा 1/√3 आया ना, तो मुझे तो अल्फा चाहिए। अच्छा हाँ, फिर 60 डिग्री हो जाएगा नहीं? फिर 10 अल्फा का फॉर्मूला क्या था? 60 डिग्री बी साइन थीटा अपॉन ए ए प्लस बी कॉस थीटा। 60 डिग्री। अब वैल्यूज पुट कर लूं। पहले तो 10 कॉमन लेके कैंसिल कर दूं क्या? साइन 60 कितना होता है? √3/2। और cos 60 हाँ। कितना होता है? 1/2। तो मुझे तो लगता है ये बन जाएगा √3/2 इंटू 2/√3, नहीं 2/3, सॉरी 2 से 2 कट गया, √3/3 कितना आ गया? 1/√3। 10 अल्फा तो tan 1/√3 कब होता है? 30 पर। 30। तो अल्फा कितना आ गया? 30। वैसे बीटा के लिए क्या लिखना चाहिए? 30 डिग्री है। सेम आएगा, करके देखिए। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। यस सर। अब मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ यूनिट वेक्टर क्या होता है।
कॉपी में नहीं डालो, यूनिट वेक्टर। तो मैंने डेफिनेशन लिखी, इट इज अ वेक्टर whose magnitude is 1। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या है, कैसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। ठीक है, अब यूज क्या है, यूनिट वेक्टर का यूज है, इट इज यूज्ड फॉर डायरेक्शन। ठीक है ना, कैसे यूज करेंगे, डायरेक्शन के लिए। कैसे यूज करते हैं देखो। ठीक है, क्या हम लोग एक्स और वाई एक्सिस समझते हैं, यस सर, चलो समझते हो, ओरिजिन समझते हो। यस सर। तो मैथ्स में कहीं अगर लिखा है 3,4 तो इसका क्या मतलब होता है, सर एक्स पे 3 और वाई पे 4। बढ़िया, मानते हो ना। यस सर। 3,4 का मतलब एक्स कितना है 3 3 और वाई कितना है 4। 4। ठीक, यस सर। ठीक है ना। वेक्टर्स में जिसको तुम एक्स कहते थे, वेक्टर्स में उसको हम लोग आई कैप बोलेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस को आई कैप और वाई को क्या बोलेंगे हम, जे कैप। तो अगर मुझे वेक्टर में लिखना है पॉइंट पी के बारे में तो मैं क्या लिखूंगा, 3i कैप प्लस 4j कैप। 3i कैप का मतलब एक्स पे कितना चलो 3, 4j कैप पर y मतलब है y पे कितना चलो 4। ठीक है ना। तो अगर मैं पाइथागोरस की बात करूं तो कितना रिजल्टेंट आ जाएगा ये 5। सही ना, ठीक है ना। ये पहले समझ में आया 3 4 5 वाली बात जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक, अब ध्यान से देखना, अगर मैं बोलता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, ठीक, इसका मतलब है हम दो लाइंस ड्रॉ कर देंगे। दो लाइंस का मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है पाइथागोरस। तो 3i कैप में x कितना है 3 और 4j कैप में y कितना है 4। तो 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 एंड 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 69 कितना हो जाएगा। ठीक है, सही ना। तो क्या हमारे पास मॉड r 5 आ गया। मॉड r का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r। सही है, यहाँ तक की बात समझ में आई। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, पर इसको नोट कर लो फिर आगे बताते हैं। आसान, बस आराम से बैठ के सुनो, जल्दबाजी नहीं करो या हड़बड़ी नहीं करो, आराम से बैठ के सुनते जाओ, सब आ जाएगा। फिजिक्स बहुत इजी, आराम से बैठ के सुनना पड़ता है कि क्या बता रहे टीचर्स। तो जिसको तुम 10th क्लास में एक्स बोलते थे, अब हम लोग 11th में क्या बोलेंगे, आई कैप। आई कैप, वाई को जे कैप। सर आर वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप वाला स्टेप बता दीजिए एक बार। हाँ बेटा मैं बताता हूँ, क्या हम लोग मैथ्स में ऐसा बोलते हैं पॉइंट पी 3,4 है। यस सर। क्लास में मैथ्स में कोऑर्डिनेट बोलते थे ऐसा 3,4। सही है, यस सर। 3,4 का मतलब एक्स कितना है हमारा 3 और वाई कितना है 4। 4। तो उसी बात को मैंने बोला वेक्टर्स में हम कैसा लिखेंगे 3i कैप प्लस 4j कैप, यानी x पे कितना चलना है 3 और y पे कितना चलना है 4। 4। तो बस सिंपल शब्दों में i कैप का मतलब x एक्सिस है क्या, यस सर। और j कैप का मतलब y एक्सिस। बढ़िया। फिर मैंने मैग्नीट्यूड का क्या मतलब बताया, पाइथागोरस। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड का मतलब मैंने बोला पाइथागोरस है, यानी अंडर रूट x का जो भी कोफिशिएंट हो, मतलब i कैप के साथ जो लिखा हो उसका स्क्वायर प्लस जो j के साथ लिखा हो। ये समझ में आया। यस ठीक है, अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। यस। ठीक है, अगर तुम मुझसे पूछोगे आई कैप क्या है तो मैं बोलूंगा यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। वेरी गुड। अगर तुम मुझसे पूछोगे जे कैप क्या है,
यूनिट वेक्टर along y axis. along y axis. ठीक है, ये क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो, अब मैं तुमको यूनिट वेक्टर का Yes. फॉर्मूला बताना चाह रहा हूँ। यूनिट वेक्टर, ठीक है, आर कैप, इसको रीड कैसे करता हूँ मैं? आर R कैप। cap. कैप दिखा मैं किसको बोल रहा हूँ? Yes, sir. ठीक है, इसका फॉर्मूला है वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। आर कैप का फॉर्मूला समझ में है? वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। जो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें वेक्टर आर मेरा कितना था? 3i प्लस 4j, ठीक है। फिर हमने मैग्नीट्यूड निकाला था, कितना आया था? 5। सही है, तो अगर देखते हैं अब आर कैप क्या लिखूंगा? 5. भाई मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था? वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो आर कैप मेरा कितना आ गया? 1 नहीं है, आर कैप मेरा आ गया 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5। ये ऐड नहीं हो सकते, ऐसे नहीं। या बहुत ज्यादा सॉल्व करना चाहते हो तो ऐसा ले सकते हो, 3i कैप बाई 5 प्लस j कैप बाई 5। और सॉल्व करना चाहते हो डिवाइड कर लो, 0.6 i कैप प्लस 0.8 j कैप। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर वेक्टर पे तो आपने बोला वेक्टर्स डिवाइड नहीं होते, मतलब वेक्टर अपॉन वेक्टर नहीं हो सकता। ये तो वेक्टर अपॉन स्केलर है ना, 5 तो स्केलर है। चलिए एक बार दोबारा समझा दीजिए। हाँ बेटा मैं बताता हूँ, मैंने बोला यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ठीक है ना। यस हमने जो एग्जांपल लिया उसमें वेक्टर आर मैंने कितना लिया है? 3i कैप प्लस 4j कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम? पाइथागोरस से। यस तो पाइथागोरस से जब लगाओगे तो क्या इसको लिखोगे? √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। यस कितना आ जाएगा? 5 बढ़िया, सही है। यस उसके बाद आर कैप का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? वेक्टर आर अपॉन मॉड आर। यस वेक्टर आर कितना है? 3i प्लस 4j। और मॉड आर कितना है? 5 5। सही है। यस सर ठीक एक और क्वेश्चन कराता हूँ, ट्राई करो तुम लोग, मैं देता हूँ क्वेश्चन करने को। सर लेकिन आपने मतलब डेफिनेशन में बताया था कि इसका मैग्नीट्यूड तो बंद होता है। तो देखो इसका मैग्नीट्यूड निकालो। अगर आर कैप का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? √0.6 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर। करो देखो कितना आता है, करो देखो। ये सर 100 है 1 है 0.6 का स्क्वायर होगा 0.36 36 और 0.8 का स्क्वायर होगा 0.64। 64 तो क्या सॉल्व करके बना रहा है? यस सर बनाना भी चाहिए था। सही है। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ। वेक्टर आर इक्वल टू 5i कैप प्लस 12j कैप। सबसे पहले तुम लोग इसका बताओ मैग्नीट्यूड कितना है, फिर मुझे बताओ आर कैप कितना है। सर मैग्नीट्यूड है 13 बढ़िया। और आर कैप कितना है? 5 i कैप प्लस 12 j कैप अपॉन 13
5 i कैप 30 प्लस 12 j कैप अपॉन 30। ठीक है, अब ये बताओ, क्या तुम लोगों ने कभी एक्स वाई जेड एक्सिस पढ़ा है या सिर्फ एक्स वाई पढ़ा है? एक्स वाई अच्छा ठीक है, एक्स वाई को 2D कहते हैं, ठीक है ना। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, 3D। तो 3D में एक्स को क्या बोलूंगा मैं, आई कैप, वाई को हम क्या बोलेंगे, जे कैप, और जेड को क्या बोलेंगे हम, के कैप। ठीक है ना, ठीक है। 3D का मतलब समझ में आ रहा है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है, ऐसा कुछ। स्फीयर 3D है या 2D है? क्यूब 3D, सर्कल 2D, रेक्टेंगल 2D, क्यूबॉइड 3D। तो 3D में हम 3 एक्सिस को यूज करेंगे क्या, एक्स वाई एंड जेड। ठीक बात है। यूनिट वेक्टर, कैप का मतलब यूनिट वेक्टर, जहां जिस भी चीज पे कैप लगा दिया इसका मतलब वो कौन है, यूनिट वेक्टर। एक अगर आई लिखा है तो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स। जे का मतलब क्या है, हाँ, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई। और के का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। सही है। क्वेश्चन मैं देना चाहता हूं, देखो 2i प्लस 3j प्लस 4k, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? सर एक बार पिछली वाली स्लाइड दिखा दीजिए। ये तो निकल ही नहीं पाएगा ना 5 वगैरह से, निकल जाएगी। लेकिन यस सर, हो गए। तो अगर 3 वेक्टर मतलब 3D वाला वेक्टर आ गया तो हम मॉड कैसे निकालेंगे, √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना आ गया, 29। परफेक्ट है। आर कैप कैसे निकालेंगे, अजीब ही सही है, इसे रेशनलाइज नहीं करेंगे। बस बस हो गया खत्म, इतना ही लिखना होता है। अब देखो मैंने एक अच्छा क्वेश्चन दिया है, अरे यार क्या है, मैंने कहा आर कैप कितना है, 0.3i प्लस 0.4j प्लस सी के, तो अपॉन 1 तो सी की वैल्यू बताओ। तो अपॉन 1 हुआ है। देखो कितना में आता हूँ, सर सी की वैल्यू 0.5 √3 आएगी। करके देखते हैं बेटा। वेरी गुड, आया तो आंसर किसी का, और बताओ। सर मुझे एक साइंस बात पूछनी थी, जैसे आर वेक्टर को हम डिफाइन कैसे करेंगे अगर कोई हमसे पूछे तो? कौन पूछेगा बेटा, बताओ।
हमारा ऑब्जेक्टिव क्या बट है फिर भी बताओ? पता होना चाहिए नहीं बेटा, समझना। अच्छा आर वेक्टर डिफाइन करके हम क्या करेंगे ये बताओ? वो तो बुक में डेफिनेशन मिल जाएंगी, ठीक बात है। यस इसके सर। मतलब हम लोगों का एम क्या है बेटा भाई, ये पहले सोचो ना, हमारा एम क्या है, हम किस लिए ये सब पढ़ रहे हैं? सीबीएसई के लिए या कॉम्पिटिटिव के लिए? कॉम्पिटिटिव में सर तो क्वेश्चन आता है, सॉल्व करो आगे बढ़ो। तुम्हें लगता है कॉम्पिटिटिव में एक भी क्वेश्चन थ्योरी का आता होगा फिजिक्स में? हाँ, न्यूमेरिकल्स आते, थोड़ी थोड़ी नहीं पूछते वो लोग। सीबीएसई में आता है व्हाट इज वेक्टर, व्हाट इज स्केलर, तो वो तो मैंने बता दिया, ठीक है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जैसे मैंने अभी थर्ड क्वेश्चन दिया है, ऐसे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आएंगे। किसी की वैल्यू बताओ, डिफाइन यूनिट वेक्टर ऐसा नहीं आता बेटा, वो सिर्फ 10th क्लास तक चलता है, 11 12 में कभी नहीं पूछेगा। डिफाइन वेक्टर तो पूछ सकता है, डिफाइन वेक्टर आर नहीं पूछता। यूनिट वेक्टर पूछ सकता है, उसकी डेफिनेशन देखो मैंने बताई। यूनिट वेक्टर कौन सा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, और यूज क्या है, डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सी का आंसर आया किसी का? बेसिक बात पकड़ो बेटा, कॉन्सेप्ट, तभी तो मैं कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट सीखो। रट्टा का टाइम गया ना, अब तो 10th क्लास तक रहा होगा, यहाँ तो सब कॉन्सेप्ट चलेगा। पहले बताओ मैग्नीट्यूड कितना है इसका, अंडर रूट क्या लिखा तुम लोगों ने, 0.3 का स्क्वायर कितना आ गया, फिर क्या करा, 0.16 आ जाएगा प्लस सी स्क्वायर, सही। yes sir अब बताओ अब क्या करूँ? 1 इक्वल टू हो जाएगा हाँ, आर कैप है तो उसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही हो जाएगा। कितना हो गया ये, 25 सही है। plus c square होल स्क्वायर कर दूं? बताओ भाई yes sir क्या फायदा हुआ, root कट जाएगा फिर लेफ्ट में ले जाऊं? yes sir 0.075 तो सी स्क्वायर मेरा कितना आ गया, तो सी कितना आ गया, ये आना चाहिए आंसर, देख लो भाई, ये है 0.75 का अंडर रूट ये आना चाहिए। सर यानी इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यानी 0.5 अंडर रूट ऑफ 3। 0.5 अंडर रूट ऑफ 3, 0.5 अंदर जाकर हाँ ले सकते हैं, वेरी गुड, बिल्कुल सही। हाँ ले सकते हैं। तो क्या क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिक एप्लीकेशन था यूनिट वेक्टर का, है ना, बेसिक बात पकड़ो उससे ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। यूनिट वेक्टर का पक्का मतलब है कि मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, ठीक है ना। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं इफ 2 वेक्टर्स आर इक्वल, इसका क्या मतलब है? अगर मैं बोलूं 2 वेक्टर्स इक्वल है, इसका क्या मतलब है? वेक्टर a equal to b वेक्टर ए इक्वल टू, वेक्टर b ठीक है ना। तो क्या इसका मतलब ऐसा कह सकता हूं कि दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है ना। अगर 2 वेक्टर्स इक्वल है, इसका सिर्फ और सिर्फ क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सही बात है। yes sir क्या ऐसा कह सकता हूँ डायरेक्शन ऑफ ए yes sir ये बात इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ बी? बताओ भाई सही है गलत है? तो 2 वेक्टर्स इक्वल कब होंगे, जब दोनों के मैग्नीट्यूड क्या हो, same सेम, और डायरेक्शन भी same सेम। सोच लो आराम से, yes sir same ठीक है। अगर 2 वेक्टर्स इक्वल है, इसका सिंपल एक ही मतलब है कि दोनों का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए, same सेम होना चाहिए, ठीक है। okay sir
तो जो मैंने एग्जांपल लिखा है ये वेक्टर्स इक्वल है या नहीं है? yes sir है। बताओ भाई। नहीं सर नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि सर I और J अलग अलग क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है। 2 i कैप और 2 j कैप में मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है। नहीं। ठीक है ना? अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। अब थोड़े से क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस कराता हूँ तुम लोगों को। देखते हैं भाई तुम लोगों का कॉन्सेप्ट कैसा बना। सबको स्क्रीन शो हो रही है? yes sir। तो फर्स्ट क्वेश्चन बता सकते हो? क्या क्वेश्चन बोला? वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, इसका क्या मतलब हुआ? सर 4 कि दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं या नहीं है? yes sir है, डायरेक्शन equal है। इक्वल है, सही ना? तो 1 और 2 तो पक्का ट्रू है क्या? yes sir। अब 3 और 4 को ध्यान से देखो। 3 में बोला गया ए बी कैप इक्वल टू बी ए कैप, yes sir same ही है। और 4th को देखो। तो फोर्थ वाला रॉन्ग होगा। Fourth बढ़िया, गलत है। 4th वाला मुझे रॉन्ग लग रहा है। yes sir fourth गलत है। सब लोग देख लो भी, ठीक है ना? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। सेकंड तो इजी लग रहा है, देखो। सर इसका A है। Which of the following is not a vector? स्पीड वेक्टर है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। वेलोसिटी, है। टॉर्क, नहीं पता। भाई टॉर्क चलो सर भाई पता टॉर्क क्या था वो बताना, टॉर्क क्या था? होता है बेटा, फोर्स लगाने पे क्या कोई बॉडी रोटेट कर सकती है? yes sir कर सकती है ना? बताया तो शायद मैंने इसके बारे में थोड़ा सा। नहीं। कोई बात नहीं, मैग्नेटिक अभी वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा ना तो वहां पे आएगा, अभी आएगा आगे। ठीक है। तो अभी मैंने बोला कि टॉर्क कैसी क्वांटिटी? वेक्टर। तो अभी आगे जब वेक्टर्स में आएगा मल्टीप्लिकेशन तो वहां सिखाऊंगा टॉर्क के बारे में। तो बट फिलहाल ये बताओ, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट तो पक्का वेक्टर है ना, yes sir और स्पीड पक्का scalar स्केलर है। तो हमें ये तो पक्का पता है ना, तो कॉपी मार से लिख लो, टॉर्क कैसा होता है? वेक्टर। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। क्वेश्चन कर सकते हैं, देखो मैंने बताया करंट स्केलर है या वेक्टर है? बढ़िया, मैंने बताया था। अब देखो, इलेक्ट्रिक करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट इट इज स्केलर if it is assumed as a vector quantity, then करंट स्केलर होता है या वेक्टर होता है? स्केलर। अगर वेक्टर मान ले तो कोई प्रॉब्लम है या नहीं है? तो किस लॉ में प्रॉब्लम आएगी? देखो, फर्स्ट कह रहा चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल फेल्स, सेकंड दिस डज नॉट फेल, कूलम्स लॉ फेल, नन ऑफ द अबव। ध्यान से मैं समझाता हूँ कहना क्या चाह रहा है, पर थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। एक ही करंट आ रही है 3 एम्पियर, ठीक? yes sir एक ही दूसरी करंट आ रही है 90 डिग्री पर 4 एम्पियर। तो जो राइट में करंट जा रही है वो 7 एम्पियर होगी या 5 एम्पियर? 5 बताओ भाई।
ये सर हाँ सर अगर एक वायर में करंट है 3 एम्पियर वायर 1 में, वायर 2 में करंट है 4 एम्पियर, तो वायर 3 में कितनी होनी चाहिए 7 एम्पियर अगर 7 स्केलर सम, सही ना। अगर वेक्टर सम लोगे तब क्या हो जाएगी 5 एम्पियर। तो अगर 3 एम्पियर और 4 एम्पियर आ रही है और राइट में 5 एम्पियर जा रही है, तो बाकी 2 एम्पियर कहाँ गई, गायब हो गई। जो अजीब बात है या नॉर्मल बात है, अजीब बात है। इसका मतलब ये जंक्शन दिख रहा है तुम लोगों को, ये जहां पे अगर हो रहा है ना जंक्शन, ठीक। तो यहाँ पे रूल होता है टोटल इनपुट चार्ज, टोटल इनपुट चार्ज मस्ट बी इक्वल टू टोटल आउटपुट चार्ज, ठीक है। टोटल इनपुट चार्ज पर सेकेंड इक्वल टू टोटल आउटपुट चार्ज पर सेकेंड। अब इनपुट तो यहाँ आया 3 एम्पियर और 4 एम्पियर, और आउटपुट तुम कह रहे हो 5 एम्पियर, तो गड़बड़ है या सही है, गड़बड़ है। चार्ज कंजर्वेशन फेल हो जाएगा क्या, 2 एम्पियर चार्ज गायब हो गया क्या। इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि चार्ज कंजर्वेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी अगर करंट क्या बन गई, वेक्टर। तो करंट को हम वेक्टर लेंगे या स्केलर लेंगे, तो आप पढ़ो, देखो कुछ हेल्प मिल रही मेरी बात से। इलेक्ट्रिक करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट इट इज अ स्केलर, ठीक है ना। if it is assumed as vector quantity then अगर वेक्टर ले लो तो चार्ज कंजर्वेशन फॉलो करेगा या गड़बड़ हो जाएगा, फेल करता चार्ज कंजर्वेशन नहीं चलेगा ना फिर तो। इसका मतलब चार्ज हमेशा चार्ज कंजर्व होता है या नहीं होता, चार्ज हमेशा कंजर्व होता है बेटा। चार्ज जैसे एनर्जी कंजर्व होती है नहीं होती, पता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वैसे चार्ज के लिए रूल होता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज कंजर्व होता है, ठीक है ना। ये समझ में आया मैंने क्या बोला। तो क्या थर्ड का आंसर चार्ज कंजर्वेशन फेल हो जाएगा, सही है। चार्ज या फिर चार्ज चार्ज, अच्छा यहाँ चेंज लिखा है चार्ज बेटा, चार्ज, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, चार्ज कंजर्वेशन फेल्स। क्वेश्चन नंबर 4 तो इजी लग रहा है, देखो सब लोग, स्केलर बताना है, डिस्प्लेसमेंट पक्का कौन है, वेक्टर। टॉर्क क्या है, अभी हमने पढ़ा था, ऊपर आया था। मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अगर नहीं पता तो लिख लो, मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो अब देख लो, पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी स्केलर होता है, चाहे चाहे काइनेटिक हो चाहे पोटेंशियल हो, सारी एनर्जी स्केलर होती है, ठीक है। तो फोर्थ का आंसर क्या होगा, बढ़िया। फिफ्थ भी कर सकते हैं हम लोग, देखो देख लो, मोमेंटम उसमें था तो इसमें भी होगा मोमेंटम। मोमेंटम स्केलर होता है वेक्टर होता है, वेक्टर बताया ना। मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। वर्क कौन है, स्केलर। पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट, एंगुलर मोमेंटम, वेक्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी मुझे इजी लग रहा है, देखो। थ्री टू फाइव का मतलब क्या है, सर ये कोऑर्डिनेट सर 2 आंसर 3 to 5 का मतलब मैंने क्या बोला था, सर पहला कौन है x x, दूसरा कौन है y y, तो 3 i कैप हो जाएगा क्या, यस सर 2j कैप हो जाएगा, थर्ड वाला z होता है, के हो जाएगा तो ढूंढ लो कौन सा आंसर है, सर के सेकंड फर्स्ट सेकंड है, सेकंड ऑप्शन सही है। 7th भी इजी क्वेश्चन है क्या, देखो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, करो। फाइनली हम लोग कहाँ पर हैं, मतलब 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है।
पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या थे 235, क्यू के क्या थे 345। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब मैंने क्या बोला फाइनल माइनस इनिशियल, सही ना। तो फाइनली मेरा कौन है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। इनिशियली कौन था 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो माइनस कैसे करते हैं, i को i से माइनस कर दो, कितना आ गया 1i कैप I cap plus J cap. हाँ प्लस 1j कैप प्लस 0k कैप, सही ना। ढूंढ लो ऐसा कोई ऑप्शन है 1i कैप प्लस 1j कैप थर्ड है, सही है। तो क्या क्वेश्चन नंबर 8 कर सकते हैं इसी लॉजिक से। क्वेश्चन में पूछा क्या ये बताओ। एवरेज वेलोसिटी पूछी है। ठीक है, तो लिखो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ो और देखो डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक निकालना है। 0 से 2 निकालना है या 0 से 5 निकालना है। 0 to 5 है ना, बोला क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 5। तो पहले डिस्प्लेसमेंट निकालो। इनिशियली कहां पे थे हम 2,3 और फाइनली कहां हो 13,14। तो डिस्प्लेसमेंट निकालो। 7 अभी I निकालना cap सीख, plus 11 J cap. बढ़िया बिल्कुल सही। और किसी का Sir, option D. सी या डी। D. परफेक्ट है। पहले ये बताओ डिस्प्लेसमेंट निकाल पाओगे तुम लोग। अभी क्वेश्चन नंबर Yes, 7 में sir. करके दिखाया है ना मैंने, तो वही करो 8 में। डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना आ गया। 11 I cap बढ़िया 11 J cap. बढ़िया 11 आई कैप प्लस 11 जे कैप, 11 कॉमन ले लो। तो 11 by 5 I cap plus J cap. और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टाइम कितना बोला था 5 बस, तो डाल दो। सर आप ये वाला एक बार करके दिखा सकते हो क्या पूरा, हाँ आया नहीं सही। कोई बात नहीं, करते हैं। इनिशियली कहां पर थे पहले ये बताओ 1,2 पर, नहीं सॉरी 2,3, 2,3। 2 सेकंड में कहां पर थे 1,3, सही। 5 सेकंड में कहां थे 13,14, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालना चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट, 0 से 2 का या 0 से 5 का। तो ये 2 फालतू दिया हुआ है क्या, हमें जरूरत ही नहीं है उसकी, सही। फाइनली हम कहाँ हैं 13i प्लस 14j, ठीक है। इनिशियली कहाँ थे 2i प्लस 3j। तो मैंने क्या बोला था i को i से माइनस करना और j को j से करना, कितना आ जाएगा 11i कैप प्लस 11j कैप। 11 कॉमन ले लूं क्या। अब ये बताओ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। कितना डिस्प्लेसमेंट है 11 I cap plus J. और टाइम कितना बोला था, 5 आ गया वो आंसर। अगर यूनिट बोलोगे तो मीटर पर सेकंड लिखूंगा। अजीब लॉजिकल लगा। क्वेश्चन करने से अंडरस्टैंडिंग आती है, खाली पढ़ने से तो नहीं आती भाई।
तो क्या हम 9th क्वेश्चन कर सकते हैं? A car runs at constant speed on a circular track of radius 100 meter, taking 62.8 seconds for every circular lap. तो 1 लैप में कितना टाइम लग रहा है? 62.8। और सर्कल की हमें क्या दी हुई है? रेडियस। पूछा क्या है? एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर ईच सर्कुलर लैप। सही ना? अब बताओ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सही है? एक मिनट बेटा, मैं स्लाइड्स थोड़ा सा और ऐड कर लूँ, स्लाइड्स खत्म हो गई हैं। तो फिजिक्स तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो बेसिक बात से कितने सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो क्या क्वेश्चन में सर्कल की बात चल रही है? ठीक, तो ध्यान से देखना। तुम ए से चलना शुरू हुए और सर्कुलर पाथ बनाते हुए वापस ए पर आ गए। सही? यस सर। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? बढ़िया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सही बात है? अब मुझे बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट है? सर 0। बहुत बढ़िया। तो कुछ भी टाइम हो, एवरेज वेलोसिटी हमारी कितनी आ गई? 0। सही बात है ना? यस सर। ठीक है, अब ये बताओ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हम लोगों को क्लास में कोशिश करना चाहिए खूब थ्योरेटिकल पढ़ो या खूब कॉन्सेप्ट सीखो, है ना? कॉन्सेप्ट सीखने वाली बात है, थ्योरी तो सब बुक में मिल ही जाती है। खूब कॉन्सेप्ट सीखो मेरे से कि भाई सोचते कैसे हैं। तो अब बताओ भाई कितना डिस्टेंस चलाऊं मैं? ए बी सी डी ए, डिस्टेंस पूछा मैंने। वेरी गुड, सर्कमफ्रेंस चलाऊं 2 पाई आर, राइट? और टाइम कितना लगा था? 62.8। बढ़िया। क्या क्वेश्चन में आर दिया हुआ था? यस सर। तो सॉल्व करूं। 62.8 ही आएगा। सर 10 मीटर पर सेकंड आ रहा है एवरेज स्पीड। ठीक है बेटा, देखते हैं ऑप्शन में होना चाहिए। है, वेरी गुड, ऑप्शन में तो है। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? डी या कोई और? डी या बी? बी, बी फॉर ऑर्डर बॉल। इंपॉर्टेंट है या नहीं? एवरेज वेलोसिटी सर 10 आ रहा है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है या नहीं है? सर डी है। मैं जानना चाहता हूँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट है या नहीं है? यस सर है। तो एवरेज वेलोसिटी पहले पूछा था बाद में? यस सर पहले पूछा था। तो पहले तो 0 आना चाहिए। यस सर। तो देखो दोनों ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर, 0 10 भी है, 10 0 भी है। तो मेरे हिसाब से तो सेकंड आना चाहिए इसका आंसर। यस सर बी होगा। बढ़िया। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिखा है मुझे, क्वेश्चन नंबर 10। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा इसको करने में। 9th का आंसर मेरे हिसाब से बी होना चाहिए बेटा, बी। एवरेज वेलोसिटी कितनी आई थी? 0। और एवरेज स्पीड कितनी आई थी? 10। हाँ तो 10 ही है। ऑप्शन 2 कह रहा हूँ। डी नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्वेश्चन में क्या पूछा था? एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है या नहीं है? नहीं समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 9 रीड करो बेटा पहले आराम से, है ना?
Order is important. In question they are asking average velocity and average speed. तो आंसर भी उसी ऑर्डर में लिखना पड़ेगा ना, ये बोलना चाह रहा हूँ। आई होप क्लियर हुआ। 11th क्वेश्चन 10th क्वेश्चन करते हैं। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मतलब। सब लोग देखो पढ़ो और बताओ दिमाग में कोई पिक्चर बन रही है, क्या चल रहा है। 2 मीटर। ठीक है, और किसी दिमाग में कुछ चल रहा हो बताओ। 2 मीटर ऑप्शन में तो है, पर मुझे आंसर तो नहीं लग रहा 2 मीटर है। पहले ये बताओ, ये रोटेट कर रहा है या रोल कर रहा है? बोला हो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में। ये सब लोग है। तो रोटेट और रोल सेम बात होती है, अलग होती है? जब हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल का व्हील क्या करता है, रोटेट या रोल? रोलिंग करता है। और फैन क्या करता है, रोटेट। सही ना? हाँ बेटा, तो ये मैंने हिंट दिया, तो कोई इस पर डबल स्टार लगाया है क्या? नोटिस करा, बाकी सारे क्वेश्चन में मैंने क्या लगाया था? इसका लेवल 1 था, डबल स्टार मतलब लेवल 2 है ये। किसी में 3 स्टार लगाऊंगा तो लेवल 3 होगा। ट्राई करो, नहीं तो फिर मैं तो आइडिया दूंगा ही। किसी दिमाग में कोई पिक्चर बन रही हो तो बताओ। P is the point of contact of सर a wheel. सर मुझे आंसर बी पार्ट लग रहा है। वेरी गुड बेटा, आ सकता है बी पार्ट। कैसे आइडिया लगा बताओ? सर जैसे व्हील रोल करके आगे जा रहा है तो इट वुड हैव कवर्ड सम डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एज वेल, तो वो पाई आर होगा बिकॉज हाफ रोटेशन है, और वो रोल कर रहा है तो नीचे वाला डिस्टेंस पाई आर और ऊपर वाला डायामीटर, तो उससे हमने हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, तो वही पोजीशन होगी उसकी वेरी डिस्प्लेसमेंट। गुड बेटा, परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है तुम्हारा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पहले सब ने क्वेश्चन रीड कर लिया, ये बताओ तो मैं डिस्कस करूं इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारे पास एक क्या है, साइकिल का व्हील है मान लो। क्या सबको पॉइंट पी दिख रहा है? रोलिंग का मतलब मैंने बोला क्या आगे जा रहा है और गोल गोल भी घूम रहा है। साइकिल का व्हील कैसा होता है, आगे भी बढ़ता है गोल गोल भी घूमता है। तो ये रोटेशन है या रोलिंग है? रोलिंग। सही बात है ना? तो क्या थोड़ी देर बाद साइकिल का व्हील थोड़ा आगे चला जाएगा, है ना? अगर हाफ रोटेशन हुआ तो क्या पॉइंट पी नीचे से ऊपर चला जाएगा, बॉटम से टॉप पे पहुंच जाएगा। सही बात है? तो क्या ये हाइट 2r है? जितना आगे बढ़ा है ये क्या पाई आर है? भाई फुल साइकिल होता तो 2 पाई आर चलता, हाफ साइकिल चला है क्या तो पाई आर। अजीब है, सही है? तो इसका जो मेरा पॉइंट था P1, क्या वो P2 बन गया है? नीचे से ऊपर पहुंच गया है क्या? तो कितना डिस्प्लेसमेंट है पाइथागोरस? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सही है? आर आई थिंक 1 मीटर थी क्या, तो पाई स्क्वायर प्लस 4 आ जाना चाहिए। तो ये इजी कॉन्सेप्ट था, बस विजुअलाइज करने वाली बात थी कि पिक्चर क्या बनी दिमाग में क्वेश्चन रीड करने के बाद। तभी कह रहा हूँ साइंस में आइडिया बहुत काम करता है। मैक्सिमम क्वेश्चन बेसिक बात से बन जाते हैं, बस बात समझ में आनी चाहिए। बेटा बॉटम से कोई चीज टॉप पे चली गई तो डायमीटर के बराबर गई क्या? 2r इज डायमीटर। y वाली जो डिस्टेंस और जो x वाली है वो पाई आर, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में हाफ रोटेशन बोला था क्या? सही है? अगर मैं यहाँ फुल रोटेशन देता तो आंसर क्या होता? मैं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 4 प्लस
अगर फुल रोटेशन होता आर कहाँ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में? आर नहीं लिखा आपने कहीं, वो नहीं समझा। हाँ बेटा, क्वेश्चन में आर की वैल्यू दी थी क्या? अच्छा हाँ ओके सर, 1 मीटर, हाँ याद आ। ठीक है ना। अगर मैं फुल रोटेशन बोलता तो 2 पाई आर, वेरी गुड, पॉइंट P3 पे पहुंच जाते क्या? अगर ये व्हील फुल रोटेशन करता तो क्या P1 P2 P3 पहुंच जाता? वेरी गुड, ये बोल लो, P वापस ग्राउंड पे जाता तो 2 पाई आर हो जाता। अगर फुल रोटेशन बोलता, हमारे क्वेश्चन में हाफ रोटेशन बोल रहा था, राइट? अगर मैंने बोला फुल रोटेशन बोलता तब डिस्प्लेसमेंट मेरा हो जाता 2 पाई आर। ये अच्छा क्वेश्चन था नहीं था? समझने वाला बस था, कुछ नहीं, बस बेसिक लॉजिक ही तो था। आप ठीक है? वो जो मीटर होना चाहिए वो रूट के अंदर होना चाहिए या बाहर होना चाहिए? सही कर रहा हूँ क्या मैं? ठीक, आई थिंक अब ठीक है। 11 ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 11 कैसे करेंगे? A particle has initial velocity this and acceleration this. Its speed after 10 seconds. सर इनिशियल एक्सेलरेशन है। हाँ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या? 0.4i प्लस 0.3j है ना? बताओ क्या ये इनिशियल वेलोसिटी है? मैं हिंट दे रहा हूँ, है ना? तो इनिशियल वेलोसिटी को u तो नहीं कहते थे, याद आया? हाँ वेरी गुड, सही याद आ रहा तुम्हें, समझ में आया ना? तो क्या हमने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पढ़ा था? देखो मैं लिख दे रहा हूँ, और ध्यान दो यहाँ पर मैं स्केलर में लिख रहा हूँ या वेक्टर में? वेक्टर में। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो 9th वाला कॉन्सेप्ट काम आ रहा नहीं, काम आ रहा? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। बट इंपॉर्टेंट बात है कि ये फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ तभी लगाओगे जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट, तभी ये लगेगा। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो ये फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। तो मैंने हिंट दिया क्या? ठीक है ना? अब बताओ कौन सा फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है? सोचते हैं, पहले फॉर्मूला दिमाग में कौन सा आ रहा है बताओ। तीसरा वाला फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब 2as में s बताओ। हमारे क्वेश्चन में 3i प्लस 4j क्या है? क्या चीज है? 3i प्लस 4j क्या, पहले बताओ। लिखो u है, लिखो u इक्वल टू 3i प्लस 4j, सही है? u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या ये? यस सर। तो 3i प्लस 4j। अब मैं जानना चाहता हूँ 0.4i प्लस 0.3j क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इनिशियल नहीं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो लिखो a इक्वल टू 0.4i प्लस 0.3j। 10 सेकेंड्स क्या है? टाइम, लिख दो t इक्वल 10 सेकेंड। अब तीनों फॉर्मूले में देखो कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए मुझे। मुझे तो लगता है फर्स्ट वाला लगाना चाहिए। ठीक है, u कितना था बताना जरा। बढ़िया, a कितना था? 0.4i प्लस 0.3j। टाइम कितना था? 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो क्या ये ऐसा बन जाएगा 4i प्लस 3j? तो 14 नहीं। अब i को i से ऐड करते हैं, j को j से ऐड करते हैं। बताओ भाई,
चेक करो तुम लोगों को कितना आंसर आ रहा है। 7 ही आएगा। तो 7 कॉमन नहीं लेंगे। पता नहीं, देखते हैं अभी। ये 7i + 7j सबका आया या नहीं आया? ये सर आ गया। 7i + 7j स्पीड है या वेलोसिटी है? वेलोसिटी है। तो स्पीड कैसे निकालेंगे? स्पीड होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ना। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को हम क्या बोलते हैं? स्पीड। क्या आज मैंने मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया है पाइथागोरस से? 7² + 7²। मुझे तो लगता है 7√2 आ जाएगा। स्पीड का मतलब मैंने क्या बोला है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। सर हमने सेकंड वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज करा? सेकंड वाला फॉर्मूला लगा दो, देखो क्या आता है। सेकंड वाले फॉर्मूले से वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? ठीक है तो है ना। हमारा पर्पस क्या था बेटा? एस निकालना या वी निकालना? तो स्पीड तो फर्स्ट और थर्ड में आता है, सेकंड में तो आई नहीं रहा वी, वो तो यू है। क्वेश्चन देखो, इसमें तो एस निकल जाता था सीधा। तो हम एस क्यों निकालेंगे? क्वेश्चन में एस कहाँ पूछा था? इट्स स्पीड सर। एस स्पीड नहीं है। अच्छा आप समझ, मैं तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो। एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा इसलिए तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो। एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। वी का मतलब फाइनल वेलोसिटी। यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी। टी इज टाइम, राइट। ठीक है। एस का मतलब मैंने क्लियरली बोला है, क्या है? डिस्प्लेसमेंट है भाई। और ये फॉर्मूले हम कब अप्लाई करेंगे? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, तभी लगा सकते हैं। वेरिएबल में नहीं लगा सकते। उसका मेथड है इंटीग्रेशन, वो हम सीखेंगे आगे। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अभी पहले हम मैथमेटिकल टूल्स पढ़ना है, तो पहले वेक्टर्स पढ़ाऊंगा, फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। हो गया। तो अब 11 क्वेश्चन का आंसर क्या मार्क करूं? 7√2b। हाँ बी हो जाएगा। राइट ही रॉन्ग? यस सर राइट। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया जो बेसिक्स का रहे। तो अब एडिशन वाले थोड़े से ट्राई करें। और ये बात तो समझ में आ रही है ना कि थ्योरी पढ़ने से क्वेश्चंस बनते हैं न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल पढ़ने से थ्योरी क्लियर होती है, कॉन्सेप्ट बनते हैं तब, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? डायग्राम को देखो और बताओ क्या b + c f के इक्वल है? b + c। सर सी होगा इसका। सी ऑप्शन है। d + e इज f। d देखो, e देखो, f देखो। हाँ सी तो मुझे सही लग रहा है। ट्रायंगल के आपने बताया था अपोजिट डायरेक्शन में होता है। हाँ सी तो मुझे सही लग रहा है। और ऑप्शन चेक कर लो भाई तुम लोग। किसी ऑप्शन में डाउट है तो मुझसे पूछो। सारे वेक्टर्स शो हो रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ। अब b + c कॉपी में ऐड करके देखो किस डायरेक्शन में जा रहा है। मुझे तो f का उल्टा लग रहा है। वैसे d + c करके देखो, वो तो राइट साइड में जाता हुआ दिख रहा है। करके दिखाऊं मैं? कोई कोई एक ऑप्शन पूछो, कौन सा करके दिखाऊं मैं? सी दिखाऊं? d + e। ठीक है, d दिख गया मुझे, e दिख गया। देखो मैं बनाऊंगा, देख लेते हैं। d किधर जा रहा था?
ऊपर जा रहा था क्या डी, यस और ई किधर जा रहा था, ई लेफ्ट में जा रहा था, है ना। तो अब स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा है तुम्हें, एंड पॉइंट दिख रहा है, तो क्या डी प्लस ई इस डायरेक्शन में होगा, और क्या एफ भी इसी डायरेक्शन में, यस देख देखो। और कोई करके दिखाता हूँ, पूछो कौन सा करूँ, बी प्लस सी करूँ, फर्स्ट वाला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन देखो बी प्लस सी, बी कहाँ जा रहा है नीचे, सी कहाँ जा रहा है राइट में, तो बी प्लस सी कहाँ जाएगा, तो अब ऐसा कोई वेक्टर है या नहीं, देख लो। देखो ध्यान से, जिधर बी प्लस सी जा रहा है एफ उधर जा रहा है या उसके उल्टा जा रहा है, नहीं हो सकता। और कोई करवा लो, कौन से ऑप्शन में डाउट है, डी प्लस सी करें, डी प्लस सी, देखो डी प्लस सी, डी ऊपर जा रहा है, सी राइट में जा रहा है क्या, तो डी प्लस सी किधर जाएगा, देख लो। और देखो बी प्लस ई, बी कहाँ है दिख गया, ई दिख गया, बी नीचे जा रहा है, ई लेफ्ट में जा रहा है, तो बी प्लस ई कहाँ जाएगा, सही है। मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आया ना कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत इजी था, अगर तुमको ये बात समझ में आती हो कि रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का पर्पस था रिजल्टेंट चेक करना कि तुम लोग ड्रॉ कर पाते हो या नहीं। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। अब मैं चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर तुम लोग ट्राई करो 4। क्वेश्चन नंबर 4, if the resultant of two unequal vectors is equal to sum of their magnitude। पहले क्वेश्चन का मतलब क्या है ये समझो। ये भी बड़ा हटा दो, अनइक्वल भी हटा दो। अब देखो अब क्या है, if resultant of two vectors is equal to sum of their magnitude। आराम से क्वेश्चन पढ़ो, समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। if resultant of two vectors equal to sum of their magnitude, इसका मतलब ये कह रहा है एक हमारा वेक्टर है मान लो 10, एक वेक्टर हमारा कौन है बी, ये भी 10, इक्वल ही वन, अनइक्वल तो मैंने वो वर्ड भी हटा दिया। देखो क्वेश्चन में मैंने अनइक्वल भी हटा दिया क्या, चाहे इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बोलना चाह रहा हूँ। ठीक, सर फिर तो पैरेलल हो जाएंगे। हाँ। अब क्वेश्चन में कह रहा है जो आर है क्या वो ए प्लस बी के इक्वल है, देखो if resultant of two vectors equal to sum of their magnitude। ठीक है, तो क्या आर ए प्लस बी के इक्वल है, सही है। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ अगर एक मेरे पास वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो रिजल्टेंट ए प्लस बी कब होता है, जब दोनों के बीच में एंगल कितना हो, 0 डिग्री। ऐसा मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, ये बताया था। ठीक है। अगर थीटा कितना होता 180, तब आर क्या हो जाएगा, ए माइनस। ठीक है, तो ये मेरे लास्ट क्लास की वीडियो देख लो बेटा, ठीक है। उसका लिंक मुझसे आज ले लेना क्लास के बाद, उसको बैठ के करो। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर a प्लस बी चाहिए तो थीटा कितना कर दो, 0, और a माइनस बी चाहिए तो थीटा कितना कर दो, 180। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम में सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। इफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, चाहे वो इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अनइक्वल वर्ड कंफ्यूज कर रहा था क्या, हटा दिया मैंने। द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज, तब भी होगा। अब मान लो जैसे यहाँ पे A10 है, ठीक है ना, और B मैंने कितना मान लिया 40, ये 30 कुछ भी मान लो, और A प्लस बी कितना है 50। तो इक्वल होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ा ना, मतलब वो वर्ड कंफ्यूज कर रहा था क्या फालतू में। तो मैं एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या सिखाना चाह रहा हूँ, इफ R इक्वल टू A प्लस बी मीन्स थीटा इज 0, A B इक्वल है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैं बाबा क्या बोलना चाह रहा हूँ, फिजिक्स करने से नए नए कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं क्या? क्वेश्चंस करने से, खाली पढ़ लेने से नहीं बनेगी बात, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, उससे अंडरस्टैंडिंग आती, थॉट इंप्रूव होता है कि अच्छा इस तरीके से करना है। अगर ये यस क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हैं। यस सर, ऑप्शन 3। तो ये भी सिर्फ कॉन्सेप्ट है क्या? अगर ध्यान दो तो कॉन्सेप्ट है सिर्फ ये। भाई अगर मैक्सिमम चाहिए तो कितना हो जाएगा? ए प्लस बी, है ना? 18 हो जाएगा और मिनिमम चाहिए तब 18 10 माइनस 8 10 माइनस 8 हो जाएगा। मैक्सिमम चाहिए तो ऐड कर दो, 8 + 10 18, और मिनिमम चाहिए तो सब्ट्रैक्ट कर दो, बड़े में से छोटा। तो सर ये तो फिर b माइनस से होना चाहिए था। बड़े में से छोटा मैंने बोला। तो लेकिन सर तब तो मैं a प्लस b किया था। सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी और b माइनस से। मैं समझाता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सर a माइनस b करेंगे तो अलग वैल्यू निकलेगी और b माइनस a करेंगे तो अलग वैल्यू नहीं निकलेगी, दिखाता हूँ ना, मैं दिखाता हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ पहले समझना कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। अगर कहीं पे लिखा है a + b होल स्क्वायर, तो क्या इसका मतलब a² + b² + 2ab होता है? अगर कहीं लिखा है a - b होल स्क्वायर, क्या मतलब होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। परफेक्ट बात है। यस सर, अगर कहीं लिखा है b - a होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। तो समझो मैं क्या बात बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन सर ये तो होल स्क्वायर है ना, तो जो r होता है हमारा किसके इक्वल होता है? रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। समझो मेरी बात को, सही बात है ना? यस अब अगर थीटा में क्या डाल दूं 180, तो r क्या बन जाएगा? a - b का होल स्क्वायर। अच्छा इसको b - a का होल स्क्वायर नहीं कह सकता मैं? तुम्हें कैसे पता a - b का होल स्क्वायर है? दोनों पॉसिबिलिटी है। आप समझ में आया? तो मैंने बोला a - b कब लगाऊंगा? जब a बड़ा हो, और b - a कब लगाऊंगा? जब b b बड़ा। मैं कहता नहीं, फिजिक्स पढ़ना और सॉल्व करना अलग बात है। सॉल्व करो मेरे साथ, बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। कि a - b होल स्क्वायर या b - a होल स्क्वायर एक ही बात है क्या? देखो करके देख लो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 से हमने क्या सीखा? मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जब ऐड करोगे। और मिनिमम वैल्यू कब आएगी? सब्ट्रैक्ट करोगे। और सब्ट्रैक्शन के टाइम ध्यान रखना है, बड़े में से छोटा। अब ठीक है, यस सर। ये अगर दिक्कत हो रही तो 10/80 कर देता हूँ। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। यस सर। 18 था और एक को मैंने 218 बना दिया था ना। ठीक है, अब इसके बाद 10th क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो 10th, जीरो हो जाएगा, राइट? बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है या नहीं है? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14 कर सकते हैं। a + b तो नहीं लग रहा है बेटा मुझे। ध्यान से देखो, पहले तो ये देखो ट्रायंगल लॉ है या पैरेललोग्राम लॉ है? पैरेललोग्राम तो दिख ही नहीं रहा मुझे। ये तो ट्रायंगल लॉ भी है ट्रायंगल तो बना हुआ है। सर, लेकिन अच्छा पहले ऑप्शन उठाते हैं, फर्स्ट ऑप्शन क्या कर रहा है? a + b किसके इक्वल है? रिजल्ट वो सी। तो सही कह रहा है गलत कह रहा है? डायग्राम के हिसाब से। सर अगर स्टार्टिंग पॉइंट ए रखे तो गलत है। अच्छा थर्ड ऑप्शन देखो, क्या c + a को ऐड कर सकते हैं? c + a = b। c में a ऐड करोगे तो क्या b मिल जाएगा? देखो सर c तो हाइपोटेन्यूज है, लेकिन देखो ध्यान से देखो। हाईएस्ट वैल्यू तो वही रहेगी। कुछ भी हो सकता है।
सेकंड कह रहा है बी प्लस सी, बी और सी ऐड करेंगे तो पैरेललोग्राम बनेगा। सर सी प्लस ए इक्वल टू बी होगा क्योंकि वो सी ऑफ ए। मुझे तो सी प्लस ए इक्वल टू बी लग रहा, दिखाता हूँ ना, देखो मैं करके। सर लेकिन यस ए सर, को सी प्लस ए। देखो बेटा सी दिख रहा है तुम्हें, देखो तो पहले, फिर ए बन दिख रहा है। सी और ए तो क्या सी के हेड पर बी की टेल, सॉरी सी के हेड पर ए की टेल है, तो क्या ये रिजल्टेंट होगा हमारा, है ना। देखो तभी तो मैं कहता हूँ पढ़ने में बहुत आसान लगता है, जब क्वेश्चन करो तब समझ में आता है कितना ट्विस्ट करते हैं ये लोग। ठीक है, तो आज यहाँ तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में भी और इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा और वेक्टर सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करूंगा। ठीक है, हाँ छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सबसे मेन ट्रायंगल लॉ था। ठीक है, ठीक है बेटा, सबको समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। यस। ठीक है।